शोल्डर में दर्द की बहुत वजूहात हैं, लेकिन उसमें सबसे कॉमन वजह शोल्डर इम्पिंजमेंट है। बहुत ज़्यादा ख़वातीन के लिए तकलीफ का बाइस बनता है, जैसे हेयर ब्रश करना, शर्ट। ज़्यादातर जो शोल्डर इम्पिंजमेंट होती है उसके अंदर रोटेटर का आपके मसल जो होते हैं वो इम्पिंज करते हैं। अगर आप जब बच्चियाँ ग्रो हो रही होती हैं तो उनका बैड पोस्चर डेवलप होता है। हमने देखा है कि हमारी बच्चियों के राउंडेड शो, स्पेशली ये जो सुप्रास्पाइनेटस मसल है, इसको अगर आपने थंब के साथ अपने घर के किसी फैमिली मेंबर से रिलीज़ करवाते हैं तो उससे भी हम अपने पेशेंट कहते हैं बिल्कुल कमर सीधी करके खड़े हो जाएं और अपनी मुट्ठी बंद कर लें। जो मुट्ठी बंद करते हैं इसको हम कहते हैं शोल्डर आइसोमेट्रिक से अंदर तक पुश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अरूज और पेन रिलीफ सीरीज़ के एपिसोड नंबर 4 में हम आपको वेलकम करते हैं। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे शोल्डर पेन्स को। शोल्डर में दर्द की बहुत वजूहात हैं, लेकिन उसमें सबसे कॉमन वजह शोल्डर इम्पिंजमेंट है। आज के इस एपिसोड में हमारे कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर इरफान अहमद, जो कि होराइजन हॉस्पिटल जोहर टाउन के हेड ऑफ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है और 20 साल के ज़ायद अरसे से शोल्डर इम्पिंजमेंट के पेशेंट को सेहत याब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर इरफान, आपने आज की रिकॉर्डिंग के लिए हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर इरफान, काइंडली हमारे नाज़रीन को बताएं शोल्डर इम्पिंजमेंट क्या है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरूज, आप हमेशा से बड़े अच्छे टॉपिक चूज़ करती हैं। जैसे पहले ख़वातीन के अंदर नी आर्थराइटिस है जो कि बहुत कॉमन इशू है, फिर आपने यूरिक एसिड का टॉपिक चूज़ किया और इवन कि साइटिका जो कि बहुत कॉमन है इसको चूज़ किया, और आज आपने शोल्डर पेन के अंदर सबसे कॉमन जो टॉपिक है शोल्डर इम्पिंजमेंट, या जिसको हम शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम भी कहते हैं, उसको आपने चूज़ किया। ये दिन रखिए कि जब हमारे पास क्लिनिक पे अगर फर्क कोई पेशेंट आए तो हमारा सबसे पहले जो हमारा ध्यान जाता है कि मोर लाइकली इसको शोल्डर इम्पिंजमेंट होगी। इस तरह से साइंटिफिक स्टडी से भी ये बात साबित है कि शोल्डर पेन के अंदर ऑलमोस्ट 50 से 60% पेशेंट जो होंगे वो शोल्डर इम्पिंजमेंट के होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो नाजरीन इस वीडियो को देखेंगे तो उनको एक तो समझ आ जाएगी कि शोल्डर इम्पिंजमेंट क्या है, इसको वो किससे कैसे बच सकते हैं और वो घर में ही किसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो आते हैं सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि शोल्डर इम्पिंजमेंट क्या है। ये दिन देखिए कि जो हमारा शोल्डर है, बेसिकली सबसे पहले इसको थोड़ी सी नोट में समझा लेते हैं आपके नाज़रीन को, ताकि इजी हो जाएगा कि शोल्डर इम्पिंजमेंट को समझना। ये हमारी बोन है जिसको हम ह्यूमरस बोलते हैं। ये हमारी पीछे से जो स्कैपुला है, जो शोल्डर ब्लेड की बोन है, यहाँ से आके एक जॉइंट बनाती है जिसको हम ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट बोलते हैं। और ये सामने से एक क्लेविकल बोन है, जो इसकी बोन का जो सिरा है इसके साथ मिला होता है, इसको हम एक्रोमियोक्लेविकल जॉइंट बोलते हैं। जब ये सिरा मिलता है हड्डी का तो इसके नीचे एक छोटी सी स्पेस बनती है जिसको हम सब एक्रोमियल स्पेस बोलते हैं। ज़्यादातर जो शोल्डर इम्पिंजमेंट होती है उसके अंदर रोटेटर का आपके मसल जो होते हैं वो इम्पिंज करते हैं। इस स्पेस के अंदर से एक मसल निकलता है सुप्रास्पाइनेटस और वो जाके यहाँ पे आके लगा होता है। अगर जब हम बाजू अपना उठाते हैं इधर तो वो जो स्पेस है वो मज़ीद कम होना शुरू हो जाती है और लाइकली चांसेस होते हैं कि जो हम साइडवेज बहुत ज़्यादा मूवमेंट करें या ओवरहेड बहुत ज़्यादा मूवमेंट करें तो ये जो सुप्रास्पाइनेटस मसल है वो उस हड्डी के साथ रगड़ खाना शुरू हो जाए। अगर वो मसल इस हड्डी के साथ रगड़ खाना शुरू हो जाए तो उसको हम मेडिकल के अंदर सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनेटिस बोलते हैं। और जब पेशेंट जो है किसी आर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएगा तो वो ये कहेगा कि आपको रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस है। एक और बड़ी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है कि सब एक्रोमियल बर्साइटस है, वो भी एक शोल्डर इम्पिंजमेंट की फॉर्म है कि इस हड्डी के नीचे अल्लाह ताला ज़ात ने एक छोटी सी जिल्ली टाइप स्ट्रक्चर रखा हुआ है जो सब एक्रोमियल बर्सा है। उसका मकसद ये होता है कि जो मसल और हड्डी के दरमियान में जो रगड़ है वो ना हो। कई दफ़ा हमने ये देखा है कि जब हम बाजू साइड पे उठाते हैं और बार बार उठाते हैं तो उस झिल्ली के अंदर भी थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन आ जाती है, वो बर्सा सूज जाता है, वो सब एक्रोमियल बर्साइटस बन जाता है। उससे भी हमारा जब हम बाजू साइड से उठाएंगे तो उससे भी पेन आएगी। तीसरी बड़ी रीज़न जो शोल्डर इम्पिंजमेंट की होती है, कई दफ़ा ये हड्डी ही है, कुछ बाय बर्थ कुछ बच्चों में कुछ ख़वातीन के अंदर वो हड्डी की जो शेप है वो राउंडर नहीं होती, स्मूथ नहीं होती, उसके अंदर छोटी सी नोकें बन जाती हैं और वो भी शोल्डर इम्पिंजमेंट करेगी। और चौथी जो बड़ी रीज़न है कि जो हमारी एज बढ़ती है, जो जॉइंट जो होते हैं वेयर एंड टेयर बन जाते हैं और क्योंकि हमारी स्पेस के नीचे से ही है वो हड्डी के लांग भी छोटी छोटी जब नोकें निकलती हैं तो वो क्या करती हैं कि आपके मसल को इम्पिंज करना शुरू कर देती हैं। तो ब्रॉडली स्पीकिंग अगर हम ये देखें कि शोल्डर पेन की एक बड़ी वजह जो है वो शोल्डर इम्पिंजमेंट है, ये शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम है। और इसको बेसिकली आम ज़बान के अंदर हम ये कह सकते हैं कि हमारा मसल जो है वो हड्डी के साथ रगड़ खाता है जिसकी वजह से हमें ये दर्द आती है। इस ओवरऑल कंडीशन को टेक्निकली हम शोल्डर इम्पिंजमेंट बोलते हैं। डॉक्टर इरफान, ये शोल्डर इम्पिंजमेंट या फिर ये एक्टिविटीज़ जिस तरह आपने बताया साइडवेज एक्टिविटीज़ करना बहुत ज़्यादा ख़वातीन के लिए तकलीफ़ का बाइस बनता है, जैसे हेयर ब्रश करना, शर्ट पहनना, हाथ कमर के पीछे लेके जाना उनके लिए बहुत बड़ी शिकायत का वजह बनती है। तो इसकी वजह क्या है कि ये कंडीशन ख़वातीन में ज़्यादा क्यों पाई जाती है? डॉक्टर रूज, मेरा ज़ाती ख्याल है कि अगर ख़वातीन की अगर अगेन लाइफस्टाइल की हम बात करें, क्योंकि वो फिज़िकली इतनी फिट नहीं है
अगर आप जब बच्चियां ग्रो हो रही होती हैं तो उनका बैड पोस्चर डेवलप होता है। हमने ये देखा है कि हमारी बच्चियों के राउंडेड शोल्डर हो जाते हैं, वो एक नेचुरल एक एनाटॉमी भी है। लेकिन अगर हम शुरू से अपने बच्चों को इनकरेज करें कि वो गुड पोस्चर में रहें, ठीक है, उससे क्या होगा कि हमारी जो बोन है वो अंदर की तरफ रोटेट नहीं होगी, जो हमारी जॉइंट की स्पेस है, जो हमारी सबएक्रोमियल स्पेस, वो कम नहीं होगी। ख़वातीन के अंदर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा राउंड और शोल्डर, आपने बहुत कॉमनली देखेंगे कि ऐसी ख़वातीन शोल्डर पेन की ज़्यादा कंप्लेंट करेंगी जिनका हेड फॉरवर्ड होगा, शोल्डर राउंडेड होंगे। क्योंकि जब आप फर्क एज्यूम कर ले कि मैं राउंडेड शोल्डर हूँ तो मैं अपना बाजू यहाँ से उठाऊंगा तो मेरे इम्पेंजमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर मेरी कमर स्ट्रेट है, मैं गुड पोस्चर में रहता हूँ, तो मैं अगर बाजू उठाऊंगा तो मेरी शोल्डर इम्पेंजमेंट, वो हड्डी के साथ जो स्पेस, हड्डी के दरमियान में स्पेस है, उसके साथ मसल के रगड़ खाने के चांसेस कम हैं। इसीलिए जब मेरे पास ख़वातीन आती हैं तो सबसे पहले मैं उनको कहता हूँ अपना पोस्चर सही करें। अब वो जब एक अरसे से बैड पोस्चर रहता है तो क्या होता है, उनके मस्कुलर इम्बैलेंस डेवलप हो जाता है। उनके क्या होगा कि उनके फ्रंट थाई जो है, चेस्ट मसल जो है वो टाइट होंगे और उनके बैक मसल वीक हो चुके होंगे। इससे हमारा जब मस्कुलर इम्बैलेंस डेवलप होता है तो जो हमारा रोटेटर का मसल है, जिसका मेन काम है इस बोन को अंदर लेके जाना जॉइंट के अंदर, वो मसल हड्डी के साथ रगड़ खाना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए ख़वातीन के अंदर कंपैरेटिवली हमारे यहाँ शोल्डर इम्पेंजमेंट, रोटेटर का टेंडाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और मेल जो हैं, जो स्पेशली ओवरडू एक्टिविटीज़ करते हैं, उनमें भी हमने काफ़ी कॉमनली देखा है। आपने मेल्स का जिक्र किया कि ओवरडू एक्टिविटीज़ की वजह से मेल्स में भी हो जाती है, तो इसी तरह काफ़ी ज़्यादा जिम के मर्द और हजरात में भी देखा गया कि उनमें शोल्डर इम्पेंजमेंट ज़्यादा देखी जाती है, तो उसकी क्या वजह है? बहुत अच्छा और टेक्निकल क्वेश्चन है, और ये स्पेशली जो लोग जिम करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि हमने एक लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जिम पूरी चीज़ नहीं है, जिम बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हमें प्रॉपर टेक्निक आनी चाहिए, हमें ग्रेजुअल प्रोग्रेशन की समझ होनी चाहिए, तो अब आप शोल्डर इंजरी से बच सकते हैं। अगर आप ये समझिए कि जो लोग जिम में जाते हैं तो अगर उनकी नंबर 1 तो हमने कहा था कि जब वो डेड लिफ्ट करते हैं उनकी बैक उड़ जाती है, और नंबर 2 अगर जो भी मेरे पास पेशेंट क्लिनिक पे आते हैं और उनसे शोल्डर में पेन हो तो मैं उनसे पूछता हूँ कि जिम में क्या किया, तो नॉर्मली हमने देखा है कि उनके एंगल्स गलत होते हैं ट्रेनिंग करने के। नॉर्मली अगर फॉर कोई शोल्डर प्रेस करें, उनके शोल्डर प्रॉपर 90 डिग्री एंगल पे नहीं जा रहे होते, और उसके शोल्डर इसी पोजीशन के अंदर वो शोल्डर को जब लगाते हैं उनके शोल्डर इम्पेंजमेंट होने के चांसेस ज़्यादा है। इसी तरीके से जब वो साइड रेज करते हैं, लिफ्ट करते हैं, अगेन उनको पता होना चाहिए स्पेस कम होती है, अगर उनके ये इसमें प्रॉब्लम आएगा तो वो शोल्डर इम्पेंजमेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तीसरी चीज़ जो बहुत बड़ी गलती करते हैं, ऑन एवरेज हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट मसल है शोल्डर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला है रोटेटर का मसल, जो बेसिकली हमारे शोल्डर की रोटेशन करते हैं। 4 मसल का ग्रुप होता है। प्रॉब्लम ये आता है कि लोग जिम में जाते हैं, धड़ाधड़ जिम करते हैं, लेकिन रोटेटर कफ को स्ट्रेंथन नहीं करते। जब रोटेटर कफ को स्ट्रेंथन नहीं करते, वहाँ पे मस्कुलर इम्बैलेंस डेवलप होता है। डेल्टाइड का जो है वो साइज तो बड़ा हो चुका होता है, लेकिन अक्सर आप देखेंगे कि जिम के जो पेशेंट होंगे वो टिपिकली कंप्लेन करते रहेंगे कि हमारे शोल्डर में दर्द है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जब हम उनको देखते हैं कि रूटीन ऑफ एक्सरसाइज के अंदर उनके रोटेटर कफ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज नहीं होती, उनके गुड पॉस्चर नहीं होते। तो लिहाजा जो लोग जिम करते हैं, और स्पेशली जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं, 15-16 साल की एज से हैं, 20-22 साल की एज पे हैं, तो जिम ज़रूर जाइए, लेकिन सबसे पहले गुड पॉस्चर टेक्निक सही सीखनी है, और साइड बाय साइड हमने मेक श्योर करना है कि रोटेटर कफ को स्ट्रेंथन हमने डेली करना है। अगर हम रोटेटर कफ को स्ट्रांग नहीं करेंगे तो हमारी शोल्डर इम्पेंजमेंट बहुत ज़्यादा होगी। डॉक्टर इरफान, एथलीट्स में भी बहुत ज़्यादा शोल्डर इम्पेंजमेंट देखी जाती है, तो उसकी क्या वजह है, स्पेशली क्रिकेटर्स में? हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ क्योंकि ज़्यादातर क्रिकेट आम है तो ऑब्वियसली हम उस टॉपिक को ज़्यादा प्रायोरिटी बेसिस पे डिस्कस करेंगे। वरना दुनिया में ये देखा गया है कि जो बेसबॉल लोग खेलते हैं, टेनिस के अंदर हमने बहुत ज़्यादा देखते हैं, जब वो थ्रो अपनी वो सर्विस करना चाहते हैं तो उनके शोल्डर के अंदर इम्पेंजमेंट आती है। बैडमिंटन के अंदर बड़ी कॉमन शोल्डर इम्पेंजमेंट होती है। तो क्योंकि अगेन हमने ये देखना है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरडू हो रहा है, और अगेन बार बार वो स्पेस कम होती है। जो ही हमने जैसे हमने शुरू में एक्सप्लेन किया था कि हमारा बाजू 90 डिग्री पे जाएगा तो वो स्पेस कम हो जाएगी। अगर हमारे मसल स्ट्रांग नहीं होंगे, हमारा मसल प्रॉपर स्मूथ नहीं होगा, तो वो जो मसल है वो हड्डी के साथ रगड़ खाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर हमारे रोटेटर का मसल स्ट्रांग नहीं होंगे तो क्या होगा कि हमारे शोल्डर इम्पेंजमेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो क्रिकेटर्स के अंदर प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर बच्चे जो आते हैं वो गली मोहल्ले से अपनी प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन वो अपनी फिटनेस पे काम नहीं करते। तो हमारा ये मशवरा है कि पूरी दुनिया के अंदर ये कहा जाता है आप 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे क्रिकेट खेलते हैं तो 4 घंटे अपनी फिटनेस पे भी काम करें। इसीलिए आपने भी देखा होगा कि हमारे जो बहुत सारे बच्चे हमारी नेशनल टीम्स के अंदर आते हैं तो बड़ी जल्दी अनफिट हो जाते हैं। पता चलता है अच्छा भी आपने तो 2 मैच नहीं खेले, तीसरे मैच में अनफिट हो गए।
क्योंकि हमें ये समझना है कि जो स्पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो डिफरेंट लेवल के ऊपर डिफरेंट होती है। तो अगर कोई बच्चा जो क्रिकेट खेलता है और वो बॉलर है, उसको मेक श्योर करना चाहिए कि वो अपनी रूटीन के अंदर रोटेटर काफ की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती हैं, इसकी फंक्शनल ट्रेनिंग होती है, इसको लाजमी अपनी रूटीन के अंदर, फिटनेस रूटीन के अंदर शामिल करें, तब जाके वो बच्चे जो है अपनी रोटेटर काफ इंपिंजमेंट से बच सकते हैं। वरना क्या होगा, एक दफ़ा शोल्डर इंपिंजमेंट हो गई, फिर क्या होगा, आपको बाउंड्री पे खड़ा करेंगे, आपसे थ्रो ही नहीं होगी, आपको फिर ढूंढेंगे कि मैं करीब से आके थ्रो करूं, क्योंकि उसमें आप ओवरहेड नहीं कर सकते हो। जब शोल्डर इंपिंजमेंट हो जाती है तो सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि ओवरहेड थ्रो नहीं हो सकती, फिर आप अंडर आर्म थ्रो करना शुरू कर देते हैं, जिससे ऑब्वियसली आप हैंडीकैप हो जाते हैं और लोग भी बाहर से बैठे तमाशा भी मजाक उड़ा देते हैं, भाई ये कौन सा आपका फील्डर है जो थ्रो ही नहीं करता। सर्जरी के बारे में आप क्या रिकमेंड करेंगे? क्या शोल्डर की सर्जरी करवानी चाहिए जिनको एक बार शोल्डर इंपिंजमेंट डायग्नोस हो जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शोल्डर इंपिंजमेंट के बाद सर्जरी इज़ अ वेरी 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 लास्ट ऑप्शन ज़रूर होता है। अगेन, जैसे हमारा ये लाइफस्टाइल के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम अपना लाइफस्टाइल सही रखते हैं, अपनी रूटीन से एक्सरसाइजेज करते हैं, रोटेटर का को स्ट्रांग करते हैं, तो शोल्डर इंपिंजमेंट के चांसेस को हम मिनिमाइज़ करते हैं। लेकिन जैसे हमने एक चीज़ डिस्कस की, कई दफ़ा ये होता है कि बाय बर्थ आपकी जो हड्डी है वो हुक फॉर्म में है। अब यहाँ से स्पेस जा रही है, मसल यहाँ से गुजर है, लेकिन आपकी बजाय इसके हड्डी जो स्मूथ होती, यानी कि ये स्मूथ है, ये स्मूथ होती, रेदर देन वो हुक है। अब आपने जब मूवमेंट की तो आपका मसल इसके साथ रगड़ खा रहा है। इसका मतलब ये है कि इस हड्डी के पीस को हमें रिमूव करना पड़ सकता है। तो क्या करेंगे कि फिर एक आर्थोपेडिक सर्जन जो कि बेसिकली आर्थोस्कोपिक कैमरे की मदद से सर्जरी करता हो, वो क्या जाएगा और इस बोन के पीस को रिमूव कर देगा। इसका मतलब है कि जो बोनी पीस है जो इंपिंजमेंट कर रहा है उसको वो रिमूव करेगा। दूसरा, अगर आपके बार बार ये हड्डी अब इसके साथ फ्रिक्शन कर रही है तो जो रोटेटर का मसल उनमें भी टेयर आ सकता है, तो कई दफ़ा उसको जोड़ने के लिए भी सर्जरी होती है। लेकिन अगर आप शुरू से इग्नोर ना करें अपनी शोल्डर इंपिंजमेंट को, राइट टाइम पे एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, राइट टाइम पे जाके अपनी गाइडलाइंस को फॉलो करें, अपने मसल को स्ट्रांग करें, तो लाइकली चांसेस हैं कि आप सर्जरी से बच सकते हैं। डॉक्टर इरफान, जब आपके क्लिनिक में शोल्डर इंपिंजमेंट का पेशेंट आते हैं तो आप उन्हें कैसे डायग्नोस करते हैं, और फिर डायग्नोसिस के बाद आप उन्हें कौन सी एक्सरसाइजेज प्लान जो हैं वो आप उनको देते हैं? डॉक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मेरी ये पूरी कोशिश होती है कि अपने जो आर्थोपेडिक फ्रेंड्स हैं या फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उन सारों को इनकरेज करता हूँ कि देखिए, जो हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जिसको हम सारे डील करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आर्थोपेडिक सर्जन हैं, 99% जो हमारा डायग्नोसिस होता है वो क्लिनिकल होता है। बहुत सारे सिंपल से हम मूवमेंट्स करवाते हैं और 99% हमें पता चल जाता है कि ये शोल्डर इंपिंजमेंट है, ये शोल्डर का कोई रोटेटर का आपका टेयर है। तो फिर हमें पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी का ख्याल रखना चाहिए कि ताकि वो पेशेंट बहुत ज़्यादा महंगे टेस्टों पे ना जाए। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास नेशनल टीम का प्लेयर आ जाता है और हमने उसको डॉक्यूमेंट करना है, तो फिर कई दफ़ा फिर हम एक्सरे का भी सहारा लेते हैं और एमआरआई का भी सहारा लेते हैं, ताकि उसकी डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है। या हमें एक ऐसा पेशेंट आ जाता है कि जिसमें पता चलता है कि अब इसकी पेन बहुत ज़्यादा है और ये बेहतर नहीं हो रहा है, इसमें फिजियोथेरेपी भी करवा ली है और कई दफ़ा इसमें टीका भी लग गया है, जिसमें हम कई दफ़ा स्टीरॉयड के इंजेक्शन सजेस्ट करते हैं कि भाई आपकी जो रोटेटर कफ के अंदर टेंडाइटिस इतना ज़्यादा है कि ये फिजियोथेरेपी को रिस्पॉन्ड नहीं करता, आप इंजेक्शन लगाते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट उसके आते हैं। लेकिन अगर वो भी फेल हो जाए तो फिर हम उसको एमआरआई सजेस्ट करते हैं, ताकि वो राइट टाइम पे अपना एमआरआई करवा के, और अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो वो कर सके। तो डायग्नोसिस का 99% फिजिकल टेस्ट हैं, जो भी अभी हम आपके नाज़रीन के सामने करके दिखाते हैं। थैंक यू सो मच सर। जब हमारे पास पेशेंट आता है शोल्डर पेन के साथ, तो हम बहुत ही बेसिक सी मूवमेंट्स करवा के हमें अंदाज़ा हो जाता है कि उसको शोल्डर इंपिंजमेंट है या नहीं। सबसे पहले हम अपने पेशेंट जो मूवमेंट चेक करते हैं, हम कहते हैं बाजू बिल्कुल सामने की तरफ लेके जाओ, सीधा ऊपर लेके जाओ, ऊपर लेके जाओ। अगर ये बाजू पूरा ऊपर की तरफ जा रहा है तो मोर लाइकली इसको शोल्डर इंपिंजमेंट नहीं है। अगर वो पेशेंट बाजू लेके जाता है, थोड़ा सा ऊपर लेके जाएगा और इस रेंज के अंदर वो कहते नहीं मुझे दर्द शुरू हो गई है, इसका मतलब ये कि सर्टन एंगल के अंदर जो मसल है वो हड्डी के साथ रगड़ खा रहा है, इसका मतलब शोल्डर इंपिंजमेंट है। दूसरी जो मूवमेंट हम चेक करते हैं वो साइडवेज, हम पेशेंट कहते हैं बाजू उठाओ। जब पेशेंट साइडवेज से उठाता है, यहाँ तक जाएगा तो पेशेंट कहेगा मैं कंफर्टेबल हूँ, लेकिन यूँ ही यहाँ पहुँचेगा तो कहेगा मुझे यहाँ पे दर्द शुरू हो गया, वो फ़ौरन बाजू अपना नीचे ले आएगा। इसका मतलब ये कि इस एंगल के अंदर जाके उसका जो मसल है वो हड्डी के साथ फ्रिक्शन कर रहा है, रगड़ खा रहा है, इसका मतलब ये है कि उसको शोल्डर इंपिंजमेंट है। इसको फर्दर हम रिकन्फर्म करने के लिए एक बहुत बेसिक और सिंपल सा टेस्ट करते हैं कि हम हाथ यूँ लेके जाते हैं,
अंदर की तरफ रोटेट कर लेते हैं। इसका मकसद ये जब अंदर की तरफ बाजू को रोटेट करते हैं तो जो स्पेस है उसको और नैरो करना होता है, और फिर हम अपने पेशेंट कहते हैं कि बाजू ऊपर से जोर लगाओ, ऊपर से लेके जाने की कोशिश करते हैं। जब ऊपर से जोर लगाता है तो उसका मसल जो है वो हड्डी के अंदर रगड़ खाता है, हड्डी के साथ रगड़ खाने के बाद पेन आती है। इसका मतलब ये है ये कंफर्म शोल्डर इम्पिंजमेंट है। अब हमें ये पता चल गया कि शोल्डर इम्पिंजमेंट का केस है, और इसके अंदर हमने नॉर्मली 2 से 3 हफ्तों से लेके 4 हफ्तों तक हम अपने पेशेंट इंकरेज करते हैं कि आप उन तमाम एक्टिविटी से बचो जिनसे दर्द छिड़ती है। अज्यूम कर लेते हैं कि पेशेंट कहता है कि जब मैं कुंडी खोलता हूँ मुझे दर्द होती है, हम कहते हैं अवॉइड करें। एक टीचर कहते हैं मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखती हूँ मुझे दर्द आती है, हम कहते हैं अवॉइड करें। एक बेसिकली ड्राइवर है वो कहता है मैं गाड़ी ड्राइव करते हुए मुझे दर्द होती है, हम कहते हैं वक्ती तौर पर आप इस हाथ को इस एंगल पर ना लेके जाएँ जिसमें दर्द छिड़ते, ताकि सिंपल सी बात है कि अगर हम वो काम करते जाएं जिसमें दर्द छिड़ रही है तो इसका मतलब ये कोई टिश्यू रगड़ खा रहा है, सपोज छोटा कट लग गया, बार बार छेड़ते रहें तो ठीक नहीं होगा। तो 4 से 6 हफ्तों के लिए हम कहते हैं एक्टिव रेस्ट करें, इनको उन एंगल से बचें जैसे दर्द छिड़ती है। जैसे ज्यूम करते हैं कमर के पीछे हाथ लेके जाने में दर्द होती है, उसको अवॉइड करें। सर के पीछे हाथ लेके जाने में दर्द होती है, उसको अवॉइड करें। तो ये बहुत बेसिक सी हम गाइडलाइन देते हैं फर्स्ट। फिर हम ये कहते हैं कि आपने जो एक्सरसाइज करनी है उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हमारे शोल्डर मसल की जो रोटेटर का मसल उनको स्ट्रॉन्ग करना है। बहुत सिंपल और आसान टेक्निक होती है। हम अपने पेशेंट कहते हैं बिल्कुल कमर सीधी करके खड़े हो जाएं और अपनी मुट्ठी बंद कर लें। जो मुट्ठी बंद करते हैं इसको हम कहते हैं शोल्डर आइसोमेट्रिक से अंदर तक पुश करते हैं और फिर बाहर तरफ पुश करते हैं और 3 से 5 सेकंड का होल्ड करते हैं, फिर फॉरवर्ड पुश करते हैं और फिर बैकवर्ड पुश करते हैं। इसका मकसद ये है कि आपको जो रोटेटर का मसल हैं वो जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनको हमने एक्टिवेट करना होता है। और खुद से जब करनी हो तो आप सिंपल यूँ खड़े होते हैं, अपनी स्पाइन को सीधा करते हैं, अपना बाजू बाहर तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं, रोटेट कर रहे हैं, रोकते हैं, अंदर तरफ पुश करते हैं, फॉरवर्ड पुश करते हैं, बैकवर्ड पुश करते हैं। 10/2 रेपिटेशन के साथ नॉर्मली हम अपने पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि सुबह दोपहर शाम ये एक्सरसाइजेस करें। इसके अलावा कई दफ़ा हम बड़ा फेमसली कहते हैं घर के पास विंडो के पास चले जाएं और उसको पकड़ लें और आप ग्रिल को पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, पुल करने की कोशिश कर रहे हैं। शोल्डर के ऊपर कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए ताकि जो रोटेटर का मसल हैं वो आपके जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। जब एक दफ़ा आप 1 से 2 हफ्ते में लगे हम आप पेन बेहतर है तो फिर सबसे पहले जो मूवमेंट हम रिस्टोर करवाने की कोशिश करते हैं, आप बेटा दोनों हाथ पकड़िए प्लीज़, दोनों ऐसे पकड़ लीजिए और आहिस्ता आहिस्ता बाजू ऊपर ले जाइए। हम अपने पेशेंट के लेट के आप कोशिश करें कि सबसे पहले जो मूवमेंट रिस्टोर करें वो ये आपकी फॉरवर्ड फ्लेक्शन है, क्योंकि देखिए ज़्यादातर फंक्शनल एक्टिविटी जो हमने करनी होती है जैसे कुंडी खोलनी है वो फॉरवर्ड मूवमेंट है। तो सबसे पहले हम अपने पेशेंट को encourage करते हैं ये वाली मूवमेंट जो है वो आप रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। जब आप ये मूवमेंट रिस्टोर हो जाती है तो इसका मतलब ये कि अब आपका शोल्डर एक सर्टन एंगल के ऊपर मूव कर रहा है। 3 से 4 हफ्तों के बाद फिर हम अपने पेशेंट कहते हैं कि आप 90 डिग्री तक अपना शोल्डर लेके जाने की कोशिश करें और फिर वापस लेके आएँ। 90 डिग्री तक लेके जाएं, फिर वापस में पेन खत्म होगी, फिर हम कहते हैं अंगूठे को बाहर तरफ लेके जाएं और फिर थोड़ा सा और ऊपर लेके जाएं। आहिस्ता आहिस्ता आप अगले 4 से 6 हफ्तों के अंदर आपके पूरे शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट्स भी वापस आ जाती हैं और पेन भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। साइड बाय साइड हम पेशेंट से कहते हैं लेट्स आप एक्सरसाइज की और उसमें थोड़ी पेन आ गई, उस पेन को कम करने के लिए बर्फ़ क्रश करके शार्पनर में डालें और आइस पैक कर लें। ठीक है, आइसिंग करेंगे तो जो आपकी इन्फ्लेमेशन आती है वो साइड बाय साइड हैंडल हो जाती है। लेट्स से अगर आपको ज्यूम कर लेते हैं कुछ ऐसे पेशेंट होंगे जहाँ पर उनको लगे मेरा जो शोल्डर है वो बहुत स्टिफ है, उनको हम मशवरा देते हैं कि आप अपने स्पेशली ये जो सुप्रास्पाइनेटस मसल है इसको अगर अपने थंब के साथ अपने घर के किसी फैमिली मेम्बर से रिलीज़ करवाते हैं तो उससे भी आपकी जो स्टिफनेस है उसमें कमी आएगी और आपका जोड़ जो है जो शोल्डर वो अच्छे तरीके से मूव कर जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने एक्सरसाइज गाइड की हैं अगर आप ये करते हैं तो 90 से 95% पेशेंट हैं कि चांसेस हैं कि आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से या ऑर्थोपेडिक सर्जन के बगैर भी इस इशू को घर पे डील कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर इरफान आपकी इन डिटेल एक्सरसाइजेस के लिए। मुझे उम्मीद है ये तमाम एक्सरसाइजेस हमारे नाजरीन के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी और वो घर बैठे बैठे भी अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं। और काइंडली हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि उनका इस एपिसोड के बारे में क्या फ़ीडबैक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।